कंद रोपाई के 50 से 60 दिन तथा 80 से 90 दिनों बाद गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ाते समय प्रयोग करें। गड्ढों में ओल लगाते समय प्रति गड्ढा 2 से 3 ग्राम सड़ी गोबर की खाद, 18 ग्राम यूरिया, 38 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 15 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश एवं 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करें। यूरिया की आधी मात्रा यानी 9 ग्राम एवं अन्य उर्वरक की पूरी मात्रा को मिट्टी में डालकर गड्ढों में भर दे। शेष आधी बची यूरिया को प्ररोह निकलने के यानी कि 80 से 90 दिनों के बाद प्रति गड्ढा की दर से व्यवहार करेंगे। किसान भाइयों, बुआई करने के तुरंत बाद पुआल अथवा शीशम की पत्तियों से ढक देना चाहिए। यदि खेत में नमी की मात्रा कम हो तो 1 या 2 हल्की सिंचाई अवश्य कर दे। वर्षा प्रारंभ होने तक खेत में नमी की मात्रा को बनाए रखें। पौधे उग आते हैं। 50 से 60 दिन बाद पहली तथा 80 से 90 दिनों के बाद दूसरी निकाई गुड़ाई करें। हम फिर हाजिर होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि आधारित सह व्यवसायों पर निर्भर हमारा राज्य बिहार एवं झारखंड, जहां के लघु, सीमांत तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। विगत वर्षों में प्रदेश में छोटी कृषि जोतों तथा इन पर निर्भर किसानों की बढ़ती संख्या ने छोटी जोत से किसानों को भरण पोषण में किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं झारखंड राज्य, जहां पर अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी है, वहां पर कृषि योग्य जमीन के अभाव में यहां के निवासी बेरोजगारी का सामना करते हुए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिससे शहरों पर जनसंख्या का दबाव तथा काम की तलाश में भटकते यह ग्रामीण काम न मिलने जैसी समस्या का सामना करने के बाद वापस गांव की राह पकड़ते हैं। किसान भाइयों, इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने गांव में ऐसे रोजगार का सृजन किया जाए जिनमें घर का प्रत्येक सदस्य अपने लिए काम ढूंढ सके तथा केवल खेती पर निर्भरता भी कम हो सके। और यह सब संभव हो सकता है खेती के साथ अपनाए जाने वाले सह व्यवसायों को अपनाकर। इन्हीं सह व्यवसायों में एक है गिनी फाउल पक्षी का पालन, जो बहुत ही कम लागत में घर के आसपास खाली जगह का उपयोग कर पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के किसानों, ग्रामीण महिलाओं तथा बेरोजगारों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया हो सकता है। परंतु कैसे, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सीबी सिंह से। गिनी फाउल की ये आप जैसे देख रहे हैं तो ये 2 प्रजाति इसमें ये यहाँ डेमोन्स्ट्रेट की गई है या प्रदर्शित की गई है। तो इसमें एक ये प्रजाति इधर की जो इसको हम पर्ल बोलते हैं, दूसरी ये लेवेंडर के नाम से जानी जाती है। और दोनों प्रजाति ये जो है बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए बहुत अच्छी प्रजाति है। खासकर जैसे हम मुर्गी पालन, जो बैकयार्ड मुर्गी पालन में मुर्गी की कोई प्रजाति हम अपनाते हैं, कभी कभी उनमें वायरस या बैक्टीरियल बीमारी आने की वजह से वो व्यवसाय घातक हो जाता है। और ये ऐसी प्रजाति हैं कि इनको हम जो है किसी भी कंडीशन में, खासकर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हमें पालना है या मैदानी क्षेत्रों में जहाँ तापक्रम बहुत ज्यादा रहता है, या दूसरे रूप में ये कहें कि जहाँ जलवायु की विषम परिस्थितियां हैं, तो जलवायु उनके लिए अनुकूल नहीं है, तो उन परिस्थितियों में भी हम जो है इस प्रजाति को बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में आराम से इसको पाल सकते हैं। अंडा इसमें जो है ये सीजनल अंडा उत्पादक है और इसमें जो अंडा उत्पादन शुरू होता है वो 8 महीने की आयु पे होता है। और सीजनल मीन्स इसमें जो है ये अक्टूबर में अंडा शुरू करके मार्च अप्रैल तक जो है ये अंडा देती है। और इस एक चक्र में एक पक्षी से 125 या 130-135 तक जो है अंडे मिल जाते हैं। और दूसरी जो एक विशेष बात है इसमें कि जब अंडा देना शुरू करेगी तो पिछले वो 1 साल का चक्र ये जो है उसमें देगी, फिर कंटिन्यू अगला साल जो आएगा तो उसमें फिर अक्टूबर में ये शुरू कर देगी और मार्च अप्रैल मई तक फिर अंडा देगी और तीसरे साल के फिर उसी पीरियड में अंडा उत्पादन शुरू होगा। तो एक 25 से हम 3 साल के उसमें जो चक्र है उसका अंडे देने का,
जो सीजनल प्रोड्यूसर उसको बोलते हैं हम जो, तो 350 पौने 400 तक हम जो है उस पक्षी से अंडा ले सकते हैं। उम्र इसकी उसमें 8 महीने की आयु पे इसमें अंडा उत्पादन शुरू हो जाता है और 3 साल तक आप जो है सितंबर अक्टूबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक वो पीरियड रहता है, उसमें 3 साल तक कंटिन्यू अंडा ले सकते हैं। उसके बाद में जैसे पक्षी अनइकोनॉमिक हो जाता है तो उससे कभी अंडा मिला कभी नहीं मिला उसमें जो, तो आर्थिक दृष्टि से वो लाभकारी नहीं होता, तो उसको कल्ट करके या निष्कलित करके जो बेच दिया जाता है उससे जो पैसा मिलता है वो ले लिया जाता है। एक जोड़ा इसमें अगर वयस्क पक्षी का आप लेते हैं तो इसमें वयस्क पक्षी का यहाँ जो है शायद जो विश्वविद्यालय की जो दर निर्धारित की गई है किसानों को उपलब्ध कराने के लिए वो 90 या 92 रुपया प्रति केजी जो शारीरिक भार है बॉडी वेट के हिसाब से विक्रय की जाती है। और दूसरा जो है इसमें जो विशेष बात एक ये भी है कि इसमें किसी भी बीमारी के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी रानीखेत, गम्बोरोज, फाउल बॉक्स किसी भी बीमारी के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। दूसरा इसको हम जो है आहार, इसको कंसंट्रेट फीड कहते हैं, अगर वो उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इसको हम ग्रेजिंग करके, खासकर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़ बकरियों को चुगा करके पालते हैं तो उस तरह भी इसको हम जो पाल सकते। दूसरा जो है बहुत सारे कीड़े मकोड़े खासकर जैसे बरसात में भोंगे वगैरह ये इस तरह के हो जाते हैं तो उनको भी आहार के रूप में चुप करके आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसका जो अंडा और मीट उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम, फैट की बहुत कम और प्रोटीन ज्यादा होती है, तो उस दृष्टि से भी इसका अंडा और मीट स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी अच्छा माना जाता है। इसमें जो अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम पिपराडी, जिला गुमला के कृषक बलदेव सिंह जी ने अपने अन्नदाता की निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आप सरसों की पिछात किस्म की कटाई करना चाहते हैं और इस बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो बलदेव जी इसे तो देखिए कार्यक्रम की प्रस्तुति। किसान भाइयों, सरसों की फसल हमारी जब पक जाती है तो उसके पहचान के लक्षण होते हैं कि आप देखेंगे कि खेत में जो वृक्ष पे जो पलियां लगी होती हैं उनका रंग सुनहला रंग हो जाता है और सुनहले रंग के साथ साथ जब आप खेत में प्रवेश करेंगे तो एक आवाज सी आती है। इस तरह से किसान भाइयों आप देखेंगे कि जब एक फली को तोड़ेंगे तो उसके दाना का रंग भी लगभग सुनहला या काला रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो ये जान लेना चाहिए कि अब हमारी फसल पूर्ण रूप से पक गई है। कटाई के लिए किसान भाइयों जैसा कि आप देखते हैं, हम लोग प्रक्षेत्र पे देखते हैं कि हमारे किसान भाइयों के द्वारा जो एक आरी नुमा दराती आती है उसकी सहायता से हम लगभग जमीन की सतह से मिले हुई जितनी भी हमें सुविधाजनक कटाई हो सके उतना हम काट करके और खेत में इसको हम 2-3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छी तरह से सूख जाता है तो उसके हमारे किसान सुविधा अनुसार अपने छोटे छोटे बंडल्स बना लेते हैं। छोटे छोटे बंडल बना करके और उनको हमारे जो भी नजदीक में कोई हमारा खलियान होता है वहां पर हम सब इसको एकत्र कर देते हैं। एकत्र करने के बाद आप देखेंगे कि 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद जब हमारी फसल लगभग पूर्ण रूप से खरखरी जिसको बोलते हैं कि एकदम खरे रूप में जब सूख जाती है तो इसके बाद हमारे किसान भाइयों के द्वारा उसकी मड़ाई या थ्रेसिंग की जाती है। जिन किसान भाइयों को उसकी सीधी लकड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं कि सरसों की जो सीधी लकड़ी उसकी प्रयोग करने के लिए वो तो इसकी पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद आप देखें किसी लकड़ी का या उसका माध्यम बना करके उसके ऊपर हमारे किसान खड़े होकर के इसको पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद दाना और उससे जो पौधा होता है उसको दोनों को अलग कर लेते हैं। किसान भाइयों, मड़ाई का भी जो कार्य होता है वो थ्रेसर के द्वारा बड़े ही सुगमता से और बहुत ही जल्दी हो जाता है। इस तरह से किसान भाइयों देखेंगे कि जो हमारा थ्रेसिंग के बाद दाना आता है वो साफ होता है, उसमें टूटा हुआ बहुत कम होता है। मड़ाई के स्थान से लेकर के इसको हम लोग ले जाते हैं, 2-3 दिन इसको धूप में डाल करके सुखा देते हैं। तो इससे ये लगता है कि लगभग हमारे दाने में अब नमी का जो प्रतिशत है वो 10 से 12% तक रहता है। ऐसी जब नमी हमारे दानों में आ जाए तो उसे भंडारण के लिए उपयुक्त होता है। किसान भाइयों, इसमें भंडारण के लिए जो मुख्य रूप से आवश्यकता हमें ध्यान देने की बात होती है
जिस भंडार गृह में हमें रखना हो, सबसे पहली बात तो यह है कि उसमें कहीं भी किसी तरह के चूहों या उस तरह के उसके बिल ना हो, उसमें किसी तरह से कोई कीट जो कीड़े हैं उस तरह का उनका कोई प्रकोप ना हो, अच्छी तरह से उसकी लिपाई कर दें। अगर आपको जरूरत हो सके तो आप कहीं भी चूना के द्वारा अगर उसकी पुताई दीवार पे, भीतरी दीवार पे कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसके करने के बाद एक दीवार के सहारे, दीवार से 1-1.5 फीट दूर एक लकड़ी का एक प्लेटफार्म बना देते हैं, जिस पर हमें जो हमारे दानों से भरा हुआ बैग को रखना होता है। इसके लिए किसान भाइयों को दानों को जो बैग में भरें, उसके लिए कुछ बैग में भी कुछ उपचार करने की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत किसान भाइयों आप ये देखेंगे, अगर आपको बाजार से लिए हुए नए हैं तो उनको कम से कम 24 घंटे तक उसको धूप में सुखा लें। अगर वो नहीं है, अगर पुराने बोरा हैं, आपको बैग मिल रहे हैं, तो उसके लिए किसान भाइयों आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता यह है, कोई भी कीटनाशक आपको कहीं अगर मैलाथियन मिल जाए या आपको अन्य कोई भी कीटनाशक है जो उपयुक्त रहता है, उसके घोल में इन जो पुराने बैग्स हैं इनको उसमें डिप करके और इसके बाद धूप में सुखा लें। जब धूप में उलट पलट करके देख लें कि अच्छी तरह से सूख जाए, इसके बाद बोरे को ले आकर के उसमें जो हमारा ये सूखा हुआ जो सरसों हमारी है इसको अच्छी तरह से भर करके और जो हमारे पास उसकी पैकिंग करेंगे, सील पैकिंग करेंगे, वो भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे ताकि उसमें हवा या अन्य कीड़ों का प्रवेश बोरों में न हो पाए। इस तरह से अच्छी तरह से भरे हुए बैग्स को किसान भाइयों एक दीवार के सहारे जो प्लेटफार्म बनाया जाता है उसमें अच्छी तरह से एक जो छल्ली तरह से एक तरह से गिन गिन करके लगा करके अच्छी तरह से लगा देंगे और भंडारण करने के बाद उसमें उस भंडार गृह में जो भी खिड़की हो, जो भी वेंटिलेटर्स वगैरह हो, उनको एयर टाइट कर दें, उनमें किसी तरह से हवा का प्रवेश न होने पाए। इस तरह से जब बोरों को भर करके और मेन गेट को भी बंद करके अच्छी तरह से भंडारण करके उसका उपयुक्त मूल्य मिले, उसी समय इसको ले आकर के बाजार में बेचना चाहिए। दूसरे प्रश्न के माध्यम से जानने की इच्छा जाहिर की है। ग्राम बेलापुर, जिला कटिहार के कृषक अजय कुमार जी ने अपना नाटक निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप पड़वा और पड़ियों की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो अजय जी, इसे तो देखिए कार्यक्रम का यह प्रस्तुति। आइए बात करते हैं बछियों एवं पड़ियों के पालने के तरीके पर। बाड़ा विधि। इस विधि में बछियों एवं पड़ियों को बाड़ा में रखते हैं, जिसमें पर्याप्त छाया आदि की व्यवस्था रखते हैं। खाने में बरसीम, लूसर्न, लोबिया इत्यादि प्रोटीन युक्त चारे देते हैं। इसके अलावा इनको 18% प्रोटीन एवं 60 से 70% तक कुल पाच्य पोषक तत्व युक्त दाना देते रहते हैं। दाने की मात्रा को एक तालिका के अनुसार देते हैं, जो इस प्रकार है। दाना बनाने के लिए चोकर 50%, अनाज 20%, खली 27%, नमक 1%, खड़िया 1% एवं खनिज मिश्रण 1% के हिसाब से मिलाकर दाने को तैयार किया जाता है। बछिया लगभग 18 से 30 माह में एवं पड़िया लगभग 36 माह में गर्भवती हो जाती है। इसके लिए गाभिन होने से ब्याने तक 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन अतिरिक्त देना चाहिए। गाभिन होने से बच्चा देने तक के बीच जो भी खिलाई की जाती है उसे स्टीमिंग अप कहते हैं और यह बच्चे के गर्भ में विकास, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाता है। बच्चा देने एवं प्रजनन की आयु। एक अच्छी दशा में पाली गई बछिया 2 से 2.5 वर्ष एवं पड़िया 2.5 से 3 वर्ष में पहली बार गर्भ धारण करती है तथा प्रथम बार बछिया 3 से 3.5 वर्ष व पड़िया 3.5 से 4 वर्ष में बच्चा देती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बछिया अथवा पड़िया को प्रशिक्षित करना। चूँकि बछिया अथवा पड़िया अपने जीवन में प्रथम बार गर्भ धारण करती है, इसके लिए उनसे दुग्ध प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, जैसे पूर्व में ही थनों को धोना, थनों पर हाथ फेरना इत्यादि। अन्यथा पशु अड़ियल स्वभाव का रहता है तथा उसमें पालतूपन नहीं आता। जब बछिया अथवा पड़िया को चारागाह विधि से पालते हैं तो उनको किसी तरह के व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु यदि इनको बाड़ा विधि में पाला गया है तो पशु को अच्छी भूख एवं पाचन तंत्र दुरुस्त रखने के लिए थोड़ा व्यायाम आवश्यक है। इसके लिए बाड़ा में थोड़ा खुला स्थान छोड़ना चाहिए, जिससे बछिया अथवा पड़िया आसानी से घूम फिर सके। अब आइए बात करते हैं इन बछियों में लगने वाले परजीवियों की। बछिया अथवा पड़िया को 2 तरह के परजीवी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें पहले प्रकार के परजीवी हैं अंतः परजीवी। यह पशु के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके नियंत्रण के लिए बछिया अथवा पड़िया को प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर
अंतः परजीवी मारने वाली दवा जैसे एल्बेंडाजोल, पिपराजीन, नीलेवर्म इत्यादि देना चाहिए। दूसरे प्रकार के परजीवी हैं बाह्य परजीवी। इन परजीवी के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे वृद्धि प्रभावित होती है। इनके नियंत्रण के लिए बछियों अथवा पड़ियों को बाहर धूप में बांध देते हैं। फिर 2 मिलीलीटर ब्यूटॉक्स को 1 लीटर पानी में मिलाकर बछिया अथवा पड़िया के शरीर को पोंछते हैं। इस दौरान उनके मुंह पर कोई जाली वगैरह बांध देते हैं, जिससे वे अपना शरीर न चाट पाएं। किसान भाइयों, अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन है टीकाकरण का। प्रत्येक बछिया अथवा पड़ियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए वर्ष में 2 बार टीकाकरण आवश्यक है। प्रथम टीकाकरण बरसात से पहले, इसके बाद दूसरा जाड़े से पहले करा लेने से बछिया अथवा पड़ियों को खुरपका, मुंहपका, टीवी, गला घोंटू, लंगड़िया बुखार आदि बीमारियों से बचाया जा सकता है। आइए देखते हैं प्रदेश की विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। भारत की सबसे बड़ी कंबाइन रेंज बलकार कंबाइंस। विकास योजनाओं के लिए 2 करोड़ खर्च कर पाएंगे विधायक, राज्य कैबिनेट का फैसला। विधानसभा में सीएम आज करेंगे ऐलान। निजी विश्वविद्यालय बिल पारित, सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक पर मुहर, महिलाओं को 50% आरक्षण। 2011-12 की सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश, सरकार की कार्यशैली पर सवाल, विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला। गुप्तेश्वर पांडे के खिलाफ हो सकती है कानूनी कार्रवाई, बिना विभागीय अनुमति के एलएलबी परीक्षा देना पड़ सकता है महंगा। और बांका में पानी की समस्या से निजात दिलाते चेक डैम, वन विभाग का प्रयास ला रहा है रंग, वन क्षेत्र में भी हो रही वृद्धि। नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सूबे के विधायकों पर मेहरबान होते नजर आ रहे हैं। अब बिहार के विधायक सालाना 2 करोड़ रुपए का विकास योजनाओं पर खर्च कर पाएंगे। पहले विधायकों को 1 करोड़ रुपए तक की योजनाओं की अनुशंसा करने का ही अधिकार था, जिसे बढ़ाकर अब 2 करोड़ रुपए सालाना किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे और उसके साथ ही मुख्यमंत्री
क्षेत्रीय विकास योजनाओं से सरकारी स्कूल की चहारदीवारी भी बनाई जा सकेगी, इसकी भी घोषणा करेंगे। कैबिनेट की बैठक में सीएम क्षेत्रीय विकास योजनाओं में संशोधन समेत कुल 15 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इसके साथ ही पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल के लीज को अगले 30 साल तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। वहीं लखीसराय में कजरा विद्युत तापगृह के लिए भूमि अधिग्रहण के वास्ते करीब 6 करोड़ की राशि मंजूर की गई। इस पैसे से लखीसराय, महरतपुर और बरियारपुर में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। बिहार विधानसभा में साल 2011-12 की सीएजी रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री ने पेश की। हालांकि इस रिपोर्ट में सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए गए। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि राज्य सरकार समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराती है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार कोसी त्रासदी के लिए दी गई राशि का समुचित इस्तेमाल नहीं कर पाई। नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एसीडीसी बिल में गड़बड़ियों को लेकर सरकार पर हमला बोला। को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में सीएजी ने जो 13 जिले के 7 ही विभाग का जो सैंपल चेकिंग किया है, इसमें 3 करोड़ 58 लाख का गबन, दुर्विनियोजन, चोरी, कपटपूर्ण एवं अधिक भुगतान हुए हैं। मामला 2008-9 से लेके 2011-12 तक का ही जो है 18,797 करोड़ के मामले का डीसी बिल या समर्पित नहीं किया गया है। अगर इनका सुशासन है, अगर इनका रामराज है, अगर इनका गुड गवर्नेंस और सरकार ऑनलाइन है, तब फिर तो विपक्ष ने तो हमला बोला, लेकिन एक नजर डालते हैं कि सीएजी रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और किस पर आपत्ति है। तो ये है मुख्य बातें। 18,797 करोड़ की मुख्य राशि। डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान है कि 1 अप्रैल 2013 तक इतना खर्च हुआ। डिप्टी सीएम सुशील मोदी कहते हैं 20,732 करोड़ का डीसी बिहार को मिला। 7,837 करोड़ की राशि उपयोग की गई। राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है, लेकिन ये तमाम बिंदु हैं। कुछ जगहों पर सराहना भी मिली है कैग की इस रिपोर्ट में, सीएजी की रिपोर्ट में, लेकिन खासतौर से आंतरिक मसलों को लेकर आपत्ति जाहिर की गई है। उसमें सुधार की आवश्यकता है। एसीडीसी बिल पर विपक्ष ने हमला बोला। कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर पहले भी पिछले साल भी जब कैग की रिपोर्ट आई थी तो उन्हीं बिंदुओं पर आपत्ति थी, और इस बार कुछ और बिंदुओं पर इजाफा करते हुए आपत्ति जाहिर की है कैग की रिपोर्ट में। लेकिन फिलहाल लोक लेखा समिति के पास जानी है रिपोर्ट। कल सर्वसम्मति से प्रस्तावित हो गई, पास हो गई सदन में, लेकिन उसके बाद अब इसको भेजा जाना है लोक लेखा समिति के पास। लेकिन उसके पहले ही विरोध शुरू हो गया। वो अलग बात है कि विपक्ष की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि कम से कम वो इन मसलों पर सरकार को घेरे। विपक्ष की ये भूमिका होती है, लेकिन यहां पर कैग की रिपोर्ट में कुछ बिंदु उनके हाथ लग गए, इसलिए उनकी भूमिका और सशक्त होती नजर आ रही है। लेकिन देखना ही होगा कि सत्ता पक्ष इस पूरे मसले पर कैसे अपना बचाव करता है और क्या जवाब देता है, क्या सफाई देता है। तो सीएजी रिपोर्ट को लेकर जारी हंगामे के बीच कई मंत्री सरकार के पक्ष में खड़े हो गए। भाजपा विधायक और लोक लेखा समिति के सदस्य विनोदानंद झा ने जहां इसे नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताया और किसी भी घोटाले से इनकार कर दिया, वहीं स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने आरोप लगाने वालों पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया। नहीं है। सीएजी जो केंद्र में जो रिपोर्ट दिया था वो कॉमनवेल्थ का घोटाला हो या वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद का मामला हो, वो स्पेसिफिक मामला था। सीएजी और जहां तक डीसी का मामला है, ये कोई स्पेसिफिक खरीद का घोटाला नहीं है। ये पेपर के आदान प्रदान का सवाल होता है और इसका संबंधन हुआ है और लोग इसी जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट चले गए और बाकी जगह चाहे हाई कोर्ट चले गए, लेकिन देखा कि ढाक के 3 पात साबित हुआ, क्योंकि उसी इस घोटाले से जोड़ना एक तरह से गलती हुई और गलती साबित हुई। होता है कई बार पहले भी ये उजागर हो चुका है, बात हो गई है, फिर भी इसको घपला और घोटाला से किसी हालत में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी विभाग में एसीडीसी बिल का है, मैक्सिमम का सामंजन किया गया है
और बिहार सरकार के तमाम विभागों में कहीं भी किसी प्रकार का एसीडीसी बिल में कोई घपला नहीं। तो विधानसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच मंगलवार को बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2013 पारित हो गया। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने राज्य सरकार पर शिक्षा का निजीकरण करने का आरोप भी लगाया। विपक्ष ने कहा कि बिहार में सरकारी शिक्षण संस्थानों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वे निजी क्षेत्रों का मुकाबला कर पाएं और ऐसी हालत में निजी विश्वविद्यालय छात्रों का दोहन करेंगे। हालांकि विपक्ष की आशंका को शिक्षा मंत्री ने खारिज कर दिया। उन्होंने राज्य में सरकारी संस्थानों की बेहतर स्थिति नहीं होने की बात तो मानी, लेकिन इसका असर निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों पर पड़ने की आशंका से इनकार किया। अंत में विपक्ष के सदन बहिष्कार के बीच विधेयक पारित हो गया। के लिए संसाधनों की भी कमी है, इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि एक तरफ जहां सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की संख्या भी बढ़ाई जाए, दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके, इसलिए निजी विश्वविद्यालय अधिनियम आज बिहार विधानसभा से पारित हुआ है। तो जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ खोलेगा तो वो तो अपना पैसा यूं लगाने के लिए नहीं आएगा, वो अपना पैसा लगाने इसलिए आएगा कि जितना पैसा लगा रहा है उससे चगुना दूर रहा है या नहीं दूर रहा है। कामधेनु बिहार में सहकारिता समिति के चुनाव में भी अब महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। बिहार विधानसभा ने बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2013 को बहुमत से पारित कर दिया। महिला सदस्यों ने बिल पारित होने पर खुशी जाहिर की। बिहार जो संशोधन किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में, उनसे विचार विमर्श करके जो हम लोगों ने संशोधन किया है उसमें 50% जो समिति कमेटी रहेगी उसके 50% सभी वर्ग के 50% महिलाओं का उसमें भागीदारी रहेगी। बहुत अच्छा हुआ है। जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर इतना विस्तृत सेक्टर है, अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण यह सेक्टर है। इस सेक्टर बिल्कुल महिलाओं से छूता था। जहाँ तक सहकारिता का सवाल है, सहकारिता में जब उन्हें मौका मिलेगा वो सहकारिता की सदस्य बनेंगी, उसमें उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, अनेक तरह के वो अपने आप में सबल होंगी, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी, तो इस तरह से महिला मजबूत होगी, सशक्त होगी। काफी समय से अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे राज्य के वित्त रहित शिक्षा कर्मियों का मामला अब गर्माता जा रहा है। पटना में वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षा कर्मियों ने पटना में विधानमंडल के सामने महाधरना दिया। प्रदर्शनकारी अनुदान के बदले वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इस महाधरने में विपक्षी दल राजद के विधान परिषद में नेता गुलाम गौस और सदस्य नवल किशोर यादव ने भी शिरकत किया। माननीय नवल किशोर यादव जी और माननीय संदीप यादव, एक ऐसे नकारात्मक व्यक्तित्व माननीय नीतीश कुमार जी ने शिक्षा मंत्री बना दिया है। इसी से पता चलता है कि नीतीश कुमार जी का शिक्षा के प्रति क्या लगाव है। चाहे किसी स्तर के शिक्षक हो, प्राथमिक हो, मध्य हो, इंटर हो, डिग्री हो, उनसे बात नहीं की जाती है। अमानवीय व्यवहार किया जाता है, महिलाओं का अपमान किया जाता है और नाम दिया जाता है कि महिला सशक्तिकरण। ये राज्य जो है सामूहिक बलात्कार का प्रतीक बन गया है। बिहार शर्म आनी चाहिए। झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप, मां अन्नपूर्णा सिटी, पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल, चले सालों साल। खरीदने के पूर्व गोल्डन 777 मार्क अवश्य देखें।
हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं बिहार में पहली बार कंकरी के जंगल के बीच हरियाली से भरपूर टाउनशिप, वाटर पार्क, फार्म हाउस आदि सुविधाओं से परिपूर्ण नई उमंग जगाने की परिकल्पना। संपर्क करें अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स 19 IS कॉलोनी दुबईपुरी पटना। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करे।